अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें हफीज़ुल्लाह ख़ान साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि बेसिकली इनका जो घर है वो फेडरल बी एरिया में मौजूद है और ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते हैं वो एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है और उसका नॉर्थ कराची में अंडर मोर के करीब एक कैंपस वाक़ है। ये बताते हैं कि क्लासेस वगैरह लेने के बाद हम दोस्तों की आदत थी कि हम आमतौर पे बाहर निकल के जो साइड में करीबी जो फटान का ढाबा है या होटल वगैरह मौजूद है वहाँ जाके बैठ जाया करते थे और काफ़ी देर तक बातें करते रहते थे और जो भी हमारी स्टडीज़ की प्रॉब्लम वगैरह थी उनको भी डिस्कस करते थे। तो इसी तरह ये बताते हैं कि एक दिन इनकी क्लास थी सैटरडे को, उसके बाद ये सारे दोस्त बैठ गए और बैठते बैठते पता नहीं चला इनको कि इतना टाइम गुजर गया कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गए। अब जो लोग इस इलाके से वाकिफ़ हैं या उस यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ हैं तो उनको पता है कि यूनिवर्सिटी से निकलते ही एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान है जो मौजूद है और उस कब्रिस्तान के अंदर से अगर आप जाएँ तो आप आर पार जा सकते हैं, यानी कि एक तरफ से दाखिल हो दूसरी तरफ से निकले और जब आप दूसरी तरफ से निकलेंगे तो वो जो यूपी मोड़ वाला हिस्सा है वो आ जाएगा, यानी कि कब्रिस्तान के अंदर से गुजर के आपका जो रास्ता है वो शॉर्टकट में तब्दील हो सकता है। अच्छा, अब ये बताते हैं कि इनकी शुरू से आदत थी कि ये बाइक पे आया करते थे, लेकिन इत्तफाक है कि ये उस दिन जो है अपने फादर की गाड़ी लेके आए हुए थे। अब इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। अब इस इलाके में इस तरह से होता है कि रात के तकरीबन समझ लें कि 10 बजे या 9 बजे के बाद कोने पे पुलिस और रेंजर्स खड़ी हो जाती है और वो स्नैप चेकिंग करती है, सबके कागजात वगैरह चेक करती है। अब ये बताते हैं मैं इस चीज़ से वाकिफ़ था, लिहाजा जब मैंने निकलने का सोचा तो दोस्तों से सलाम दुआ की और उसके बाद मैंने सोचा कि जो पीछे कब्रिस्तान वाला रास्ता है यहाँ से निकल जाता हूँ सीधा और वहाँ से बैक साइड से निकलता हुआ सीधा यूपी मोड़ की तरफ चला जाऊँगा, तो कोने पे आमतौर पे जो पुलिस या रेंजर्स खड़ी होती है उससे मैं बच जाऊँगा। अब ये बताते हैं मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे साथ साथ मेरा दोस्त मौजूद था। कब्रिस्तान के अंदर जब हमने गाड़ी एंटर की तो शदीद किस्म का अंधेरा हुआ हुआ था। आमतौर पे यहाँ पे इक्का दुक्का लाइट्स हैं जो जला करती हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रही है और नॉर्मली जितना अंधेरा हुआ करता है उससे ज़्यादा अंधेरा है। खैर, ये बताते हैं कि रास्ता मुझे अच्छी तरह याद था। मैं अंदर एंटर हुआ और मैं जैसा रास्ता था उसके मुताबिक चलने लगा। अब लाइट्स इतनी ज़्यादा बंद थी कि मेरी समझ ही नहीं आया कि वो जो राइट साइड पे मुझे गाड़ी मोड़नी थी मैंने अगले मोड़ से मोड़ ली या मैं पहले मुड़ गया या मैंने कुछ गलत कट काट लिया। तो मेरी गाड़ी जो थी वो बजाय इसके कि बाहर की तरफ निकलती वो और मज़ीद कब्रिस्तान के अंदर जाती चली गई। अब ये बताते हैं कि 5-7 मिनट तक तो मैं ड्राइव करता रहा। नॉर्मली 3 मिनट लगते हैं, आप इस कब्रिस्तान से निकलते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब जब 5 मिनट हो गए तो मेरा दोस्त भी मुझे देखने लगा कि भाई कहाँ लेके जा रहा है। तो ये बताते हैं मैंने उसको कहा कि भाई मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब ये बताते हैं कि जो लोग उस रास्ते से आते आते हैं उनको पता होगा कि अगर आप गलत चले जाएं या रॉन्ग रास्ते पे चले जाएं तो ये जो रास्ता है जितना चौड़ा है वो आगे जाने के बाद उतना ही पतला होता चला जाता है और आखिर में इस कदर पतली जगह आ जाती है, तंग जगह आ जाती है कि वहाँ से ना तो आपकी गाड़ी रिवर्स हो सकती है, ना घूम सकती है, ना फिर ये है कि आप जो है वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब ये बताते हैं कि मैं और मज़ीद 5 मिनट तक चलाता रहा। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि भाई ये तुम कहाँ ले आ रहे हो। अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा था बाहर कैसे निकलेगा और फाइनली हम एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे सिर्फ चारों तरफ कब्रें मौजूद थी। वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, न रिवर्स करने की जगह थी। अब ये बताते हैं कि जब बिल्कुल ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे मज़ीद रास्ता नहीं था तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी से बाहर निकला और मैंने चारों तरफ का मुआयना किया। अब क्योंकि लाइट यहाँ पे नॉर्मली जितनी होती है उससे कम मौजूद थी तो समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ आ गए। और अब मैंने सोचा कि रिवर्स करूं तो रिवर्स करने का भी मुझे लग रहा था मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था गाड़ी चलाने में। खैर, काफ़ी देर मुआयना करने के बाद जब मुझे समझ में आया कि वापस किस तरह लेना है तो मैंने सोचा कि मैं रिवर्स करता हूँ। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने सोचा कि मैं रिवर्स करूँ और गाड़ी में आके बैठा तो मैंने देखा कि जो हमारी गाड़ी की लाइट जो सामने कबर पे पड़ रही है वहाँ पे बाकायदा एक औरत है जो कबर के ऊपर बैठी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसके बड़े लंबे लंबे से ब्लैक कलर के बाल हैं जो उसने अपने चारों तरफ गिराए हुए हैं। अब ये बताते हैं जब मैंने ये देखा तो मेरी हालत गैर हो गई क्योंकि इतनी रात में एक औरत इस वीरान कब्रिस्तान में क्या कर सकती है।
दूसरी बात ये थी कि अगर चले ये औरत आ भी गई थी तो जिस तरह बैठी हुई थी ये बड़ा खौफनाक मंजर था। वो मेन कब्र के ऊपर बैठी हुई थी। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल नुमाया ब्लैक नज़र आ रहे थे और वो बहुत लंबे लंबे बाल थे। अब ये बताते हैं कि ये देख के मैंने अपने दोस्त को कोहनी मारी। तो जैसे ही मैंने अपने दोस्त को कोहनी मारी तो ऑलरेडी वो उस औरत को देख रहा था और वो मुझे देख के अजीब सी मुस्कुराहट पास करने लगा कि जैसे अब क्या करें, अब तो फंस गए। खैर ये बताते हैं कि जब हमने ये औरत देखी तो हमने सोचा कि फ़ौरन से हम आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि गाड़ी को रिवर्स कर सकें या उसी रास्ते पे वापस जा सकें जहाँ से आए थे। अब ये बताते हैं कि जहाँ से हम लोग आए थे उसी तरफ हमने गाड़ी को रिवर्स करना शुरू किया। अच्छा, जैसे ही हमने गाड़ी रिवर्स करना शुरू की तो जाहिर सी बात है, जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं और नए नई आपने गाड़ी सीखी हो तो आप अल्टीमेटली पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं। और मेरा भी यही सीन था, मैं मुसलसल पीछे देख रहा था बजाय इसके कि मैं बैक व्यू मिरर में या साइड मिरर में देखता। मुसलसल मैं पीछे फॉलो कर रहा था कि किसी कब्र पे गाड़ी ना चढ़ जाए या किसी को नुकसान ना हो जाए। खैर ये बताते हैं कि मैं मुसलसल पीछे देख रहा था, मेरा दोस्त आगे की तरफ देख रहा था। तो जैसे ही मैंने गाड़ी पीछे की है मेरा दोस्त एकदम से चीखा और उसने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है इस कब्रिस्तान से गाड़ी को बाहर निकालो। और जब उसने ये कहा तो मैंने फ़ौरन से उसको देखा। मैंने उससे बोला क्या हो गया भाई? तो वो सामने की तरफ इशारा करने लगा। अब ये बताते हैं जैसे ही उसने सामने की तरफ इशारा किया तो मैंने सामने की तरफ देखा। मैंने देखा कि वही औरत जो कब्र के ऊपर बैठी हुई थी और उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, वाइट कपड़े उसने पहने हुए थे, वो बाकायदा कब्र के ऊपर खड़ी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें देख रही है। और एक अजीब सी बात ये थी कि उसके एक हाथ में ऐसा लग रहा था कि कोई आग है जो जल रही है, या तो उसने कोई चिराग पकड़ा हुआ था या उसके हाथ में आग लगी हुई थी। अच्छा, अब हम इतना दूर थे, ये बिल्कुल क्लियरली हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो कंफर्म था कि उसके हाथ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसमें शोले भड़क रहे हैं। अब ये बताते हैं कि जितना तेज़ मैं रिवर्स कर सकता था मैंने उतनी तेज़ रिवर्स की और अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी ना किसी कब्र पे चढ़ी ना कहीं पे लगी और मैं सीधा रिवर्स करता हुआ उस चौराहे पे आ गया जहाँ पे लाइट मौजूद थी। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं चौराहे पे आया तो मुझे अच्छी तरह रास्ता याद आ चुका था। मैंने फ़ौरन से राइट टर्न की और सीधा भगा दी। और जैसे ही हम कब्रिस्तान के गेट पे पहुँचे तो वहाँ से रास्ता क्लियर था। अब हमारी समझ में आ चुका था कि हमने गलती क्या की थी। ये बताते हैं कि हमने जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। अगर हम कब्रिस्तान में मज़ीद फंस जाते तो वो जो औरत थी वो न जाने हमारे साथ क्या करती। और ये बताते हैं कि उसके बाद से मैंने कोशिश की कि जब भी मगरिब हो जाए या उसके बाद का टाइम हो तो उस कब्रिस्तान से या इस रास्ते से कभी भी नहीं जाना। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताते हैं कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ज़ेर तालीम है वहाँ पे भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये बिल्कुल कब्रिस्तान के बराबर में मौजूद है। और कहा जाता है कि पहले जब ये यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी ये जो हिस्सा था ये कब्रिस्तान में शुमार किया जाता था। ये बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के जो बहुत सारे वाक़यात हैं ये हमें एक अलग से ईमेल में भेजेंगे और जब ये हमें ईमेल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हम्माद साहब ने भेजी है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज स्टोरी है। ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो पंजाब से है और पंजाब के गांव में ये लोग रहा करते थे। अब जैसे टिपिकली गांव का एक सेटअप होता है कि सारे घर वाले जो होते हैं वो रात में सहन में सोते हैं या छत पे सोते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस गांव में हुआ करती है वो लाइट की होती है। ये बताते हैं कि इनकी जो फैमिली थी वो बेसिकली एक जॉइंट फैमिली थी। एक बहुत बड़ी सी हवेली नुमा इनका घर था और इनकी जो चच्ची थी, चचा थे और इनके ताया ताई थी, इवन कि इनकी खाला भी, ये सब लोग एक ही घर में रहा करते थे। बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी। मैं तकरीबन 9 या 10 साल का था और हम लोग सहन में सोने की तैयारी कर रहे थे। नॉर्मली जो बड़े होते थे वो जल्दी सो जाया करते थे और हम जो भी दोस्त थे या बच्चे थे वो शरारतें करते रहते थे और लेट नाइट सोया करते थे। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी। मैं अपने कज़न वगैरह के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते जो मेरे कज़न थे जो मेरे बराबर वाले पलंग पे लेटे हुए थे वो सो गए। अब मैं अपने पलंग पे अकेला लेटा हुआ था। मैं करवटें बदल रहा था, कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ सके, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अब ये बताते हैं कि जब मुझे काफ़ी करवटें बदलने के बाद नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि जो ब्लैंकेट है मैं अपने मुंह पे डाल लेता हूँ और आंखें बंद करके रखता हूँ, हो सकता है मुझे नींद आ जाए। अब इन्होंने जब ऐसा करना शुरू किया तो ये बताते हैं कि एकदम से मुझे आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कि जो हमारा सहन है उसमें करीब व जवार में कोई चल रहा है या कोई मौजूद है। अब मेरा जो मुंह था वो ब्लैंकेट के अंदर था और इसी तरह जितने भी लोग सो रहे थे सहन में सबके सब चादरों के अंदर मुँह करके सो रहे थे क्योंकि सर्दी चल रही थी। अब ये बताते हैं जो आवाज़ आ रही थी ये मुसलसल ऐसा लग रहा था कि
थोड़ी दूर से आती है, फिर एकदम करीब हो जाती है और मुसलसल चारों तरफ कोई शख्स है जो टहल रहा है। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना मुंह निकाल के देख सकूं, क्योंकि सारे के सारे लोग सो रहे थे और मैं यही गौर कर रहा था कि इस वक्त अगर कोई जाग रहा है तो वो कौन जाग रहा होगा। अब ये बताते हैं कि कुछ देर तो आवाज़ आगे पीछे से आती रही और ऐसा ऐसा करके अब ये महसूस होने लगा कि जो भी शख्स है जो टहल रहा है शहर में मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ठीक मेरी तरफ आ रहा है और जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा है ये जो आवाज़ है वो बढ़ती चली जा रही है। अब ये बताते हैं कि जब मुझे ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल मेरे करीब आ चुका है तो वो जो मेरा ब्लैंकेट था, मैंने सोचा कि इसको हटा के देखता हूँ और बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ब्लैंकेट को पकड़ा है या टच किया है। और जैसे ही मुझे ऐसा लगा मैंने जल्दी से ब्लैंकेट हटाया और जैसे ही मैंने ब्लैंकेट हटाया तो वहाँ पे सामने कोई मौजूद नहीं था। अब मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा मैंने जल्दी से ब्लैंकेट अपने मुंह के ऊपर कर लिया और मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और प्रॉपर आवाज़ आ रही थी और पता चल रहा था कि कोई चल रहा है। अब ये बताते हैं कि अभी मैंने ब्लैंकेट डाला था मुंह पे और 5 मिनट ही गुजरे थे कि दोबारा से फिर से आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कोई जहन में मुसलसल टहल रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और फिर दूसरी तरफ से एक तरफ आता है। इसी तरह मैं मुसलसल आवाज़ को फॉलो करता रहा और फिर दोबारा से ऐसा लगने लगा कि आवाज़ जो है वो मेरे करीब आना शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे करीब चल के आ रहा है। खैर, मुसलसल गौर करने पे जब मुझे लगा कि बिल्कुल कोई मेरे बराबर वाले पलंग के करीब आके खड़ा हो गया है तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो ब्लैंकेट था इसको अपने मुंह पे से हटाना शुरू किया और इस टेक्निक से हटाना शुरू किया कि किसी को पता ना चले कि जैसे मैं ब्लैंकेट अपने मुंह से हटा रहा हूँ। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने ब्लैंकेट अपने मुंह से हटाया तो मैंने देखा जो मेरी बराबर में कज़न सो रही थी, मेरी कज़न के करीब एक आदमी खड़ा हुआ है। उसके जिस्म पे बहुत सारे ब्लैक बाल हैं। नॉर्मली इस तरह के बाल जो है वो भेड़ियों वगैरह के हुआ करते हैं या भालू के हुआ करते हैं। खैर, जो मैं देख रहा था, मेरे सामने एक बहुत लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था, उसके पूरे जिस्म पे काले काले बाल थे और ये बताते हैं कि जो उसके नाखून थे वो तकरीबन 2 से 3 इंच के दरमियान थे और मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी इतने बड़े नाखून नहीं देखे थे। खैर, ये बताते हैं कि देखते ही देखते वो जो आदमी था जो मेरी कज़न के सामने खड़ा हुआ था, उसने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी कज़न के मुंह पे से ब्लैंकेट हटाया और जब उसने ब्लैंकेट हटाया तो मेरी कज़न का मुंह सामने नज़र आने लगा। अब ये बताते हैं वो जो आदमी था उसने फिर अपने नाखूनों से मेरी कज़न के मुंह पे हाथ फेरना शुरू किए और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो जो अपनी उंगलियां हैं या नाखून है वो मेरी कज़न के मुंह पे टच कर रहा है। अब ये बताते हैं कि मैं ये देख ही रहा था कि एकदम से वो जो आदमी था उसने मेरी तरफ देखा और उसने जैसे मेरी तरफ देखा तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पता चल चुका है कि मैं उसको देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है। खैर, जैसे ही उस आदमी ने मेरी तरफ देखा तो एकदम से मेरी चीख निकल गई और जैसे ही मेरी चीख निकली तो मेरे बराबर में जो मेरी कज़न थी या दूसरे कज़न्स थे, इवन कि मेरी अम्मी भी उठ के बैठ गईं और जैसे ही ये लोग उठ के बैठे तो वो जो आदमी था वो देखते ही देखते गायब हो गया। अब ये बताते हैं कि जो इनकी मदर वगैरह हैं या इनके कज़न वगैरह हैं, सब इनके पास आए और मुझसे चीखने की वजह दरियाफ़्त की। अब ये बताते हैं कि मैंने उनको बताया कि अभी मैंने एक आदमी को देखा है जो हमारी इस कज़न के पास खड़ा हुआ था और उसके मुंह पे अपनी उंगलियां या नाखून फेर रहा था। ये बताते हैं कि सुन के जो मेरे घर वाले थे उन्होंने तो इस बात पे यकीन नहीं किया। वो कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कोई बिल्ली हो और तुम्हें ऐसा लग रहा हो जैसे कोई आदमी है। खैर, मेरी बात को इन्होंने इग्नोर किया और ऐसे ही हुआ कि जब मेरी कज़न को चेक किया गया तो उसके पूरे जिस्म पे, ख़ास तौर पे मुंह पे नाखूनों के निशान मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको स्क्रैचेस मारे हैं। अब ये बताते हैं कि अगले दिन जो इनकी कज़न थी उनको एक मौलवी साहब को दिखाया गया और वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने जैसे ही इसको चेक किया उन्होंने देखते ही बता दिया कि जो बच्ची है इस पर किसी गैर मरई मखलूक ने या किसी शैतान जिन ने हमला करने की कोशिश की है या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बेहतर ये है कि आप लोग सहन में ना सोए, ख़ास तौर पे जो बच्ची है जिसके करीब वो आके खड़ा हुआ था उसको कतई तौर पे सहन में ना सोने दें, क्योंकि हो सकता है वो जो मखलूक है वो दोबारा आए। वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने एक तावीज़ बना के हमारी कज़न को दे दिया था और सब लोगों को बोला था कि रात में 3-3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने हिसार करके सोना है। ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से ना वो शख्स हमें नज़र आया, ना हमारी कज़न के जिस्म पे कोई स्क्रैचेस वगैरह पड़े, ना हमें किसी भी किस्म का नुकसान हुआ। गाइस, आज की जो तीसरी स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें जमात भाई ने भेजी है। जमात भाई बताते हैं कि 2006 में इनकी जो बहन है वो बेसिकली हायर स्टडीज़ के लिए बैरून मुल्क गई थी। अब आपको पता है कि जब बैरून मुल्क आप जाते हैं
तो आपको जो भी आपको रूम वगैरह मिलता है उसमें एडजस्ट करना होता है, या आपने फिर अगर पैसे वगैरह हो तो अपनी मर्ज़ी का हॉस्टल वगैरह आप ले सकते हैं। तो अब ये शुरू में जब गई तो उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है एक रूम फराहम किया गया था। अब वो जो रूम था उसमें इसके साथ जो है वो 3 लड़कियां मौजूद थीं। शुरू में तो इनको कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो वो जो 3 लड़कियां थीं वो उनमें से 2 चली गईं, और फाइनली एक स्टेज ऐसी आई कि ये जो हॉस्टल का रूम था इसमें ये अकेली रह गई। अब ये बताती है कि जब अकेली रह गई तो उसके बाद से मुख्तलिफ वाक़यात इनके साथ होना शुरू हुए। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि रात में 2 या ढाई बजे इनकी आँख खुलती, और जब इनकी आँख खुलती तो इनको ऐसा लगता कि जैसे इनके बेड पे कोई मौजूद है या कोई बैठा हुआ है। उसके साथ साथ अक्सर ऐसा लगता कि जैसे जो इनकी शेल्फ़ में किताबें वगैरह रखी हुई हैं, या इनकी जो ड्रॉज़ है उसमें जो सामान मौजूद है उस ड्रॉज़ को कोई खोलता है या शेल्फ़ को कोई इस्तेमाल करता है। इसी तरह ये बताती है कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था, और ये सो चुकी थी कि एकदम से किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। नॉर्मली दरवाज़ा इस तरह नहीं बजाया जाता था। अगर किसी को दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत भी होती तो वो बहुत तमीज़ से बजाया करता था, लेकिन जिस तरह ये डोर बजाया गया था तो उससे बज़ाहिर लग रहा था जैसे कोई इमरजेंसी है या कोई बहुत मुश्किल में है जो बाहर खड़ा हुआ है। खैर, इनकी जो बहन थी उन्होंने पहले खिड़की से झाँका तो देखा दरवाजे पे कोई मौजूद नहीं है। उसके बाद इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब ये बताती है कि दोबारा जब ये आके लेटी तो कुछ देर बाद दोबारा से जो दरवाज़ा था वो बजना शुरू हो गया, और अब की बार जो दरवाज़ा बजना शुरू हुआ तो वो मुसलसल बजे जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है और रेगुलरली गेट जो है उसको पीट रहा है। अब इन्होंने दोबारा से खिड़की में से झाँका और जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, और वहाँ पे उसके बावजूद भी जब ये माँ खड़ी हुई खिड़की से देख रही थी उस वक्त भी दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। अब जब इन्होंने ये सूरत-हाल देखी तो ज़ाहिर सी बात है डर गई थी। इन्होंने बेहतर समझा कि जो यहाँ पे एडमिन है या एडमिन का मैनेजर है उसको इन्फॉर्म करती हूँ और उसको फ़ोन करके बताती हूँ। इन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि भाई मेरे दरवाज़े के बाहर कोई मौजूद है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, और मुसलसल जो है मेरा गेट बज रहा है। अब ये बताती है इनके कंप्लेन करने पे वो जो मैनेजर था वो आया, उसने आके चेक किया, और जब वो आया उसने चेक किया तो वहाँ पे ना कोई मौजूद था, न किसी भी किस्म की आवाज़ आ रही थी। लिहाजा ये जो मैनेजर था इसने कहा कि मे भी आपने ख्वाब देखा हो या आपका वहम हो, क्योंकि आपके यहाँ आने से पहले भी यहाँ पे लड़कियाँ रहा करती थी और उन्होंने कभी भी कोई इस किस्म की कंप्लेन नहीं की थी। अब ये सुन के ये बड़ी हैरान हुई, क्योंकि जो कुछ ये देख रही थी या जो कुछ ये सुन रही थी इनकी आंखों के सामने था और इनको झूठा बज़ाहिर करार दिया जा रहा था। लिहाजा ये बहुत परेशान हुई और इनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहक थी। अब ये बताती है कि फिर इन्होंने क्या किया कि अगले दिन ये अपनी दोस्त के यहाँ चली गई और 2-3 दिन इन्होंने वहाँ पे गुजारे। उसके बाद वापस आई। अब जब ये वापस आई थी तो इनके जहन में बहुत सारी उम्मीदें थी कि हो सकता है कि मैं मेंटली स्ट्रेस का शिकार हूँ या परेशान हूँ, लिहाजा मुझे ऐसा लग रहा है या ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। अब मैं 2-3 दिन रिलैक्स करके आ रही हूँ तो उम्मीद है कि जो हालात और मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। खैर, बहरहाल ये जब रूम के अंदर एंटर हुई तो ये बताती है कि इन्होंने देखा कि इनके जो कपड़े थे वो पूरे के पूरे कमरे में जगह जगह पड़े हुए हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी ने गुस्से में कपड़े निकाल के कमरे में फैलाए। अच्छा, कपड़े फैलाना मसला नहीं था। इसके बाद जब इन्होंने एक एक कपड़े को देखना शुरू किया तो एक एक कपड़े में बाकायदा सुराख किए गए थे, और देखने से ऐसा लगता था कि ये जानबूझ के इस तरह से कपड़े काटे गए हैं। इनको या तो परेशान करने की कोशिश की गई है या किसी ने शरारत की है। अब ये बहुत परेशान थी क्योंकि ऑलरेडी ये एडमिन मैनेजर को इन्फॉर्म कर चुकी थी और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। खैर, ये बताती है कि इसके बाद इन्होंने जैसे तैसे करके रात गुजारी। अब ये बताती है रात तो जैसे तैसे करके गुजर गई। अब ये बताती है सुबह हो चुकी थी और मुझे आज यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी निकलना था क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारे काम थे। खैर, ये उठी, तैयार होने के लिए ये वॉशरूम चली गई। अब जब ये वॉशरूम में गई हैं, शीशे को इन्होंने देखा है तो ये देख के चौंक गई, हैरान हो गई, और इनकी समझ नहीं आया कि इनके साथ क्या हुआ है। इन्होंने देखा कि इनके जो बाल हैं, जो ऊपर के फ्रंट साइड के बाल हैं, वो बाकायदा किसी ने कैंची से काटे हुए हैं, और देखने से लग रहा है कि जानबूझ के काटा गया है इसको। जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने सबसे पहले एडमिन मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, और उसके बाद इन्होंने जो अपने घर वाले थे पाकिस्तान में उनको सारी बात बताई। अब इनके जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि भाई, आप ये जो हॉस्टल है या जो भी जगह है इसको इमीडिएटली यहाँ से छोड़ दें और किसी दूसरी जगह अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि यकीनन जहाँ पे आप रह रही हैं यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। बहरहाल इनके घर वाले जो थे इन्होंने पाकिस्तान में जो एक आलिम दीन थे उनसे भी रब्ता किया, और उन आलिम दीन ने
वीडियो कॉल पे इनका जो पूरा कमरा था उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने बताया कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस रूम से या इस हॉस्टल से, इस जगह से दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि जहाँ पे आप रह रही हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शयातीन जो हैं वो मौजूद हैं और ये आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, आपको मुसलसल तंग करते रहेंगे। अभी बात आपके बालों तक आई है, हो सकता है आपको कोई फिज़िकल नुकसान भी पहुँच जाए। लिहाजा बेहतर यही है कि इस जगह को आप छोड़ दें, पाक साफ रहने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें और कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मुसलसल पढ़ते रहनी है। ये बताते हैं कि इनकी जो बहन थी उन्होंने उनकी हिदायत पे अमल किया और सेम डे में ही इन्होंने अपना जो कमरा था उसको चेंज किया और दूसरी जगह चली गई। और अल्लाह का शुक्र है जब से वो दूसरी जगह गई वहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात का इनको सामना नहीं करना पड़ा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।